इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं, बहुत स्वागत आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद राज्य का सियासी माहौल बहुत गर्मा गया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कल रात 10:30 बजे के करीब नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम में हत्या की गई। उस वक्त वे कोलकाता से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार दोहरिया इलाके में पहुंची, उनके पीछे चल रही एक कार ने उनकी स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और उसके बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने स्कॉर्पियो की बाईं तरफ, जहां चंद्रनाथ रथ बैठे हुए थे, अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। चंद्रनाथ रथ पर करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। उनके सीने पर, पेट पर, चेहरे पर कई गोलियां लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर को भी गोली लगी है। उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर को कोलकाता के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इधर हत्याकांड के बाद पश्चिम बंगाल का माहौल अचानक गर्म हो गया है। शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार फौरन मध्यग्राम के अस्पताल पहुंचे और वहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। बीजेपी के कई विधायक भी अस्पताल पहुंचे और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के काफिले में अब एक और बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर जोड़ दी गई है। ये तो जो कुछ भी घटना हुई है उसके बाद की हुई है और जो अब प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसके बाद के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना अंजाम दी गई है, एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। आप ये जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त फ्रंट रनर हैं सीएम पद के लिए। बंगाल में 2 दिन के बाद यानी शनिवार को ही शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से ममता बनर्जी का मुकाबला किया, उसके बाद सीएम पद की रेस में जो व्यक्ति आगे है उसकी सुरक्षा पर तो एक बड़ा खतरा आ ही गया है। उनके पीए की हत्या पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस ने हथियारों की तलाश के लिए कई टीम भी बना दी है और जिस जगह पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, वहां पर लगे हुए सीसीटीवी से सबूतों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, पहली बात तो ये। और पुलिस का यह भी कहना है कि ऑस्ट्रिया में बनी हुई ग्लॉक पिस्टल से फायरिंग की गई है। चंद्रनाथ रथ पर करीब 10 राउंड फायरिंग की गई। हेलमेट पहने हुए बाइक सवार हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हुआ, पुलिस का यह मानना है कि यह साफ है कि पूरी साजिश और तैयारी के साथ ही इसे अंजाम दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से जो रास्ता चुना गया, जो गली चुनी गई, जो हथियार चुना गया, वो ये बताता है कि पहले से ही इसकी प्लानिंग हो गई थी कि किस तरह से अटैक करना है। चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यग्राम में अपने घर जा रहे थे और जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, एक कार और बाइक सवार उनका लगातार पीछा कर रहे थे और जैसे ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी दौलताला और मध्यग्राम के बीच दोहरिया इलाके में पहुंची, वहां पर एक पतली सड़क का फायदा उठाकर कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसके बाद बाइक से हमलावर उतरे और उनके शरीर पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई। हमारे सहयोगी मध्यग्राम पहुंच चुके हैं, अभय पराशर वहीं पर मौजूद है और चूंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इतने सारे क्राइम सीन आपने कवर किए हैं अभय, इतने सारी आपने क्राइम स्टोरीज कवर की हैं। शुरुआती तौर पर ही ये पूरा समझ में आता है कि बहुत सोच समझकर एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी गली चुनी गई जहां से फिर भागने का कोई अवसर था ही नहीं चंद्ररथ के पास। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जो ये गली है, अगर इस गली में किसी गाड़ी को ओवरटेक करके रोका जाएगा तो भागने का कोई चांस नहीं है। यानी कि एयरपोर्ट से ये जो मध्यग्राम का इलाका है ये बेहद नजदीक है, 9 से 10 किलोमीटर है, लेकिन बाहर हाईवे पर कहीं भी इनकी गाड़ी को नहीं रोका गया। बहुत प्रोफेशनल किलिंग ये की गई है और जो पुलिस के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि शूटर्स को हायर किया गया, प्रॉपर रेकी की गई और ये पता था। ये आप देखिए, ये कंजेस्टेड सी गली है। इस गली में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में थे, उनके साथ उनके एक ड्राइवर थे और साथ में एक और शख्स था। 3 लोग थे गाड़ी के अंदर।
गाड़ी यहां पर आती है, एक छोटी गाड़ी से स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया जाता है, गाड़ी को बिल्कुल सटा दिया जाता है ताकि स्कॉर्पियो ना निकल पाए। और ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं इस पूरी गली में मीनाक्षी कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इन सभी कैमरों के जो डीवीआर हैं, जो फुटेज है, उन्हें इस वक्त पुलिस खंगाल रही है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कौन शूटर्स थे, क्योंकि गाड़ी को जिस तरीके से रोका गया, एक छोटी गाड़ी को लगाया गया स्कॉर्पियो के आगे, और बिल्कुल तभी एक बाइक आती है, बाइक पर कुछ लोग सवार होते हैं, हेलमेट पहना होता है, और स्कॉर्पियो का जो मिरर होता है उससे बिल्कुल सटा के फायर किया जाता है। करीब 10 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें से कई गोलियां जो है वो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ, उनको लगती है, उनके पेट पर, उनकी छाती पर, उनके मुंह पर गोलियां लगती हैं। साथ ही में जो ड्राइवर है उसको भी बताया जा रहा है एक गोली लगी है। फिलहाल जो क्राइम सीन है, जो स्पॉट है, क्योंकि यहां से स्पॉट से महज 10 से 15 कदम आगे ही उनका फ्लैट है जहां पर वो रहा करते थे, और इस लोकेशन को चुना गया। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्राइम सीन जो है उसकी जांच के लिए सुबह सीआईडी की टीम भी यहां पर पहुंची थी। और अभी भी अगर हम बात करें तो ये आप जो टूटे हुए कांच के शीशे देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर गाड़ी को रोककर बाकायदा बाइक जो है वो एक तरफ लगाई गई। और ये देखिए, ये स्कॉर्पियो गाड़ी के शीशे हैं, यहां पर एग्जैक्ट फायरिंग हुई, और इसी को लेकर फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। अभय, आप रहे हमारे साथ, जो जानकारी अभय दे रहे हैं उसमें कुछ 2-3 और डिटेल में जोड़ देती हूं कि एक तो जिस कार का इस्तेमाल WB74AK2270 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक किया गया तो विलियम जोसेफ नाम के किसी व्यक्ति के नाम पर ये नंबर प्लेट जो है वो इशू हुई है, और सिलीगुड़ी की है, और सिलीगुड़ी ARTO से ये पता चला कि 10 साल 3 महीने पुरानी इसका रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, अपने पीए की हत्या की खबर मिलते ही शुभेंदु अधिकारी मध्यग्राम पहुंचे और उन्होंने हत्या को प्री प्लान्ड करार दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हत्यारों ने 2 से 3 दिन की रेकी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का DGP का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई खास आप लोग का पास नहीं। शुभेंदु के पीए के मर्डर के बाद बंगाल में सियासी बवाल भी हो रहा है, और बीजेपी के सीनियर लीडर अर्जुन सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। अर्जुन सिंह खुद काफी वक्त तक टीएमसी में रहे, वो टीएमसी के काम करने के तरीके को भी जानते हैं। उन्होंने इस मर्डर को लेकर क्या कहा वो आपको बताते हैं। देखिए, ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है, और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था, और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। अजीत जी, अब ये जो बात अर्जुन जी कह रहे हैं ये एक राजनीतिक आरोप भी हो सकता है, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं कि हार नहीं पच रही है वो तो सामने दिखाई दे रहा है। और अगर अर्जुन सिंह की ही बात को मैं आगे बढ़ाऊं, इसी के आधार पर अगर मैं सवाल पूछूं, तो फिर भाई सरकार भले ही बीजेपी की हो, सिस्टम में तो अभी भी ये लोग अंदर तक घुसे हुए हैं। बिल्कुल, अब इनके बयान के 2 पहलू हैं। एक तो ये राजनीतिक पहलू है कि हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो तो हम लोग देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से, अगर हार आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे तो इस्तीफा देंगे। तो वो नहीं, हार तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन पार्टी की हार के साथ साथ एक और इसमें है कि एक और बात यह है, खास बात, कि शुभेंदु अधिकारी ने लगातार 2 बार ममता बनर्जी को हराया। एक तो पहले उन्होंने नंदीग्राम में हराया, दोबारा भवानीपुर में हराया। तो ये हार ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी को भी ये चीजें बिल्कुल, उनको ये लग रहा होगा कि कैसे उनका आदमी, एक उनके साथ काम करने वाला, उनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ने वाला आदमी कैसे इस तरह से उनको हरा सकता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं है, उनमें भी है और अभिषेक बनर्जी में भी है। बयान का दूसरा पक्ष ये है कि उन्होंने एक मैसेज देने के लिए ये हत्या करवाई है।
अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अर्जुन सिंह एमपी भी रहे हैं, अभी भी एमएलए का चुनाव लड़े, उनके बेटे पवन सिंह भी चुनाव लड़े, दोनों लोग बैरकपुर के बड़े मजबूत दबंग नेता हैं, अगर वो कह रहे हैं तो इस पहलू से भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक ये उनके बयान की हमने बात करी। हम लोग जो यहाँ 2 दिन से चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये पहली हिंसा है जो प्री प्लान्ड दिख रही है। बाकी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्पर ऑफ द मोमेंट में हो रही है, हिट ऑफ द मोमेंट में हो रही है, स्पॉन्टेनियस है कि कहीं कोई कम अंतर से हारा है, उसके समर्थक, दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये प्री प्लान्ड मर्डर दिख रहा है, जिसके बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कहा रेकी की गई, क्योंकि ये रैंडम हत्या नहीं है, ना आइडेंटिटी, ना टारगेट रैंडम है, ना तरीका रैंडम है। उन्होंने जो बात कही अर्जुन सिंह ने कि अभिषेक बैनर्जी को आप कोई शांत आदमी मत समझें। अभिषेक बैनर्जी को एक पागल आदमी ने थप्पड़ मार दिया था, 7 साल के बाद पीस कर उसे खत्म किया। अब ये भी उनका एक बयान है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात पुलिस इन्वेस्टिगेट करती तो सजा हुई होती है अभिषेक बनर्जी को। लेकिन अब ये मामला जो वो आरोप लगा रहे हैं, उनके राजनीतिक पहलू को हम लोग छोड़ दें, इसके बावजूद एक ये प्री प्लान्ड मर्डर है और इसकी जांच उसी अंदाज में करनी चाहिए है जैसा, हालांकि देखिए अभी टीएमसी खुद ही कह रही है कि इसकी सीबीआई जांच कराइए। हाँ, तो अगर ऐसा है तो फिर तब तो एक नया एवेन्यू खुल जाएगा कि ऐसा फिर कौन सी ताकत आ गई जो मुख्यमंत्री बनने के पहले शुभेंदु अधिकारी के लोगों को टारगेट कर रही है और शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज भी कर रही है। और एक इशारा ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी ही क्योंकि फ्रंट रनर है सीएम पद की रेस में अमिताभ जी, इसलिए टारगेट पर वो भी हैं। टारगेट पर अगर उनके पीए हैं तो वो भी हैं, लेकिन उनके पीए ही क्यों चंद्रनाथ रथ? देखिए क्या है कि बंगाल में तो पोस्ट पोल वायलेंस काफ़ी होता है। 2021 में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। इस बार पोलिंग के दौरान ज़रूर, क्योंकि सीएपीएफ की प्रेजेंस थी, तो पोलिंग वायलेंस कम हुआ। लेकिन अगर आप राज्यों की बात करें तो अगर राज्यों में नंबर 1 पर है बंगाल पोस्ट पोल प्री पोल वायलेंस में, इलेक्शन रिलेटेड। अब बात यह है कि अगर ये तो बहुत ही दुखद घटना है, और आप अब ये समझ लीजिए कि अगर टीएमसी जीत गई होती तो क्या हो रहा होता। ये तो सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस है, टीएमसी चुनाव हार गई है, उसके बाद बीजेपी के लोगों पर, या बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी शायद कल उसकी भी डेथ हुई है कोलकाता में ही, शायद कोलकाता में ही वो भी है ना। एक तो कोई फिर क्या हुआ है होता? बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी हत्या हुई और अब शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की हत्या हुई है। तो दुखद बात है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। देखिए वायलेंस किसी भी फॉर्म में सही बात नहीं है और ये तो पॉलिटिकल आरोप है, इसकी जांच होगी। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था जी, मैं उस सवाल के साथ आपके पास आती हूँ कि ये ही क्यों, उनके पीए ही क्यों? देखिए, एक सॉफ्ट टारगेट भी चुनना होता है ना। एक आप हार्ड टारगेट अगर चुनेंगे तो उसके लिए फिर उसका अलग रिपरकशंस होते हैं। अगर कोई मैसेज देना है, अगर कोई प्लान करके कुछ एक राजनीतिक मैसेज देना है, तो एक सॉफ्ट टारगेट चुना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रनाथ रथ कितने सॉफ्ट टारगेट हैं। एक ड्राइवर और अपने एक सहयोगी के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में रात में 10:30 बजे अपने फ्लैट में रहने जा रहे हैं। इसका मतलब आमतौर पर नेताओं के पीए और निजी सहायक जो होते हैं वो राजनीतिक मामलों से दूर रहते हैं, उनका कोई न दुश्मनी होती है और न किसी वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो एक सॉफ्ट टारगेट होता है। सर, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के ही जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि चंद्रनाथ रथ केवल एक उनके एसोसिएट नहीं थे, उनके करीबी मित्र थे। एयरफोर्स में उन्होंने काम किया था, वो शॉर्ट टर्म सर्विस में थे। और उसके बाद फिर वो लगातार शुभेंदु अधिकारी से जुड़े रहे। जब शुभेंदु अधिकारी एक दोस्त की तरह भी और जब तृणमूल कांग्रेस में थे शुभेंदु अधिकारी, तब भी चंद्रनाथ राय उनके साथ थे और अभी भी उनके साथ। तो एक आप जब टारगेट करते हैं किसी बड़े नेता को, इससे तो निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी की भी ताकत घटेगी ना। उनके सबसे क्लोज एसोसिएट को अगर आप मारते हैं, एक चैलेंज करते हैं, तो एक हमको सिर्फ अभी पहला यही लग रहा है जो आपने पूछा ना कि ये क्यों, तो एक सॉफ्ट टारगेट है जिनसे आप बड़ा मैसेज दे सकते हैं। आपको इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। आपको पता होगा, लोगों को इनका रूटीन पता होगा कि एक आदमी ऐसा जो अपना अकेले जाते आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो रेकी करो, उनको सॉफ्ट टारगेट चुन करके मार डालो, उसे मैसेज भी दे दो। तो अब ये एक पहलू, इस पहलू से जो जांच करनी चाहिए है, सीबीआई जांच हो या सीआईडी जांच करे, राजनीतिक पहलू से हो, कोई आपराधिक मामला हो उससे हो, और भी कोई मामला इसके साथ जुड़ा हुआ हो तो हो। लेकिन अब इस हत्याकांड ने एक मैसेज ये भी दिया है मीनाक्षी जी की जो प्री पोल वायलेंस नहीं हुआ या पोल के टाइम वायलेंस नहीं हुआ, तो उसके बाद सारी एजेंसी भी एकदम हमको लगता है कि कॉम्प्लिसेंट हो गई कि अब कुछ नहीं होगा, सब शांत हुआ। अब तो सब कुछ निकल गया, अब तो बीजेपी जीत गई और चुनाव निकल गया, तो अब क्या है, अब तो शांति हो जाएगी। लेकिन फिर इसका मतलब कि सब लोगों ने गलत रीड किया पश्चिम बंगाल को।
तमाम सावधानी और सुरक्षा और केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद भी ये वायलेंस वहां हो सकता है। तो नए सिरे से रीइंफोर्समेंट की जरूरत है केंद्रीय बलों को भी और तमाम एजेंसीज को भी, चुनाव आयोग को। ये दरअसल मैसेजिंग की बात है जो अभी हमारे दोनों मेहमान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो मैसेज है कि भले ही इलेक्शन खत्म हो गया, भले ही नतीजा सामने आ गया, भले ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही हो, लेकिन शांति अभी आ गई है, स्थिरता अभी आ गई है, इसके ऊपर अभी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये आगे भी कोशिश होगी, आगे भी ऐसी कोशिश होगी कि सरकार को बदनाम कर चुकी, आप आए हैं शांति बहाल करने के नाम पर, बीजेपी वहां जीती है, तो इस तरह के वायलेंस से तो इमेज पर असर होगा ना। तो एकदम होगा कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं या वायलेंस अभी भी हो रही है, ये भी एक होगा, ये भी चैलेंज है, बड़ा चैलेंज। इसमें इमेज पे आती हूँ सर, लेकिन एक बार दर्शकों को ये बता दूं क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, शुभेंदु अधिकारी तो खैर बड़े प्राइम फेस थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के, अभी भी हैं और वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावना भी प्रबल है। लेकिन चंद्रनाथ रथ कौन है वो आपको बता दें। चंद्रनाथ रथ पिछले 5 सालों से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे और चंद्रनाथ रथ पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के ही रहने वाले थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में सेवाएं दे चुके थे और सेना से रिटायर होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ के रूप में वो काम करने लगे। चंद्रनाथ रथ और उनका परिवार पहले टीएमसी से जुड़ा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी से ही जुड़े हुए थे। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के बाद रथ का परिवार भी बीजेपी के साथ जुड़ गया और चुनाव प्रचार अभियान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके भी हिस्से थी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार के सत्ता संभालते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। हत्या पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने भी बयान दिया। राजनीतिक बदले की भावना से ये मर्डर किया गया है, हत्या का सच जल्द सामने आएगा। ये कोई पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया है या इसका पीछे कोई दूसरा कारण है? पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, सच सामने आ जाएगा, ये विश्वास हमारा है। लेकिन कोई साधारण मर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे, उसका भीतर में ये घुस गया, इसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। यह महाजंगल राज का समाप्ति कर दिया जनता ने ईवीएम बॉक्स में। लेकिन हमारा दायित्व भी ज्यादा बनता है। लोग फिर से उसमें वापस जाना नहीं चाहते। जैसे बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश का जनता अपने राजनीतिक रंजिश का कारण लोगों को मारना, उसका खून। अमिताभ जी, जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से जो संबोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि बदले का नहीं, अब बदलाव का समय है। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो बदले की राजनीति दिखाई दे रही है। अब ये टीएमसी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, ये पुलिस जांच करेगी, सीआईडी जांच करेगी, टीएमसी खुद कह रही है सीबीआई जांच करा लो। लेकिन ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा की तस्वीर है और आज ये चंद्रनाथ रथ है, कल कोई और हो सकता है। हो सकता है, इसीलिए जैसा अजीत भाई साहब भी कह रहे हैं कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है कुछ बाहरी ताकतें या पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पर भी, खास करके जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, या जो पूरे बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर के अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ 24 परगना से लेकर के ऊपर कूच बिहार तक। क्योंकि देखिए बॉर्डर पोरस है, फेंसिंग पूरी हुई नहीं है, आराम से लोग आते जाते हैं चुनाव के दौरान, पहले हमने देखा है। वही लोग आकर के बोगस वोटिंग, कुछ लोग उसमें से आकर के बोगस वोटिंग करते थे सुबह शाम को वापस, और
वहाँ से कुछ लोग आकर के क्राइम इंसिडेंट्स भी कर सकते हैं और वापस चले जा सकते हैं। तो आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता वहाँ पर होगी ये बॉर्डर फेंसिंग के मामले को सुलझाना, क्योंकि ये एक सिर्फ बंगाल के लिए रिस्क नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग घुसपैठिए वहाँ घुसते हैं वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। आज नोएडा, गुड़गांव, पूरे भारत में फैले हुए हैं वो लोग, और कई लोगों ने तो यहाँ पे आधार कार्ड बना करके यहाँ की आइडेंटिटी और वोटर आईडी कार्ड भी ले लिया है। तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क मुद्दा है। और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल वायलेंस की उम्मीद है, बैकलैश होगा। अब बहुत ध्यान से जो नई सरकार बनती है उसको ये सॉल्व करना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये जो आपने घुसपैठिए वाली बात की, एक एंगल इस पर भी डिस्कस कर लें। गृह मंत्री अमित शाह ने यही कहा था ना कि सब जगह मैं फेंसिंग कर पा रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी बीएसएफ को भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं कि वो इस बॉर्डर को सुरक्षित कर सके। इस घटना में भी ये जो दोनों हमलावर आए थे और हेलमेट पहना हुआ था, क्या पता घुसपैठिए ही हो, फायरिंग करके वो भाग भी गए हों बॉर्डर पार करके, क्या पता। नहीं हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और हमने जैसे कहा भी पहले कि ये इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। अच्छा, इस तरह की घटना कभी आपने किसी और प्रदेश में देखी है, या इस तरीके का कोई इंसिडेंट पोस्ट पोल इंसिडेंट जहां पर इस तरीके की हत्या अंजाम दी गई हो? इतने बड़े नेता के किसी निजी सहायक का हम लोगों ने नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था कि इस तरह से प्लान करके टारगेट करके। देखिए यहाँ टारगेट करके वायलेंस होता था, लेकिन उन लोगों को टारगेट किया जाता था एक मैसेज देने के लिए कि कोई हमारा विरोध न करे। जो लोग विरोध में वोट किए रहते हैं उनको टारगेट किया गया रहता है पहले से, उनके खिलाफ हिंसा होती थी, गांव में हिंसा होती थी, जलाए जाते थे, मारे जाते थे, आम वोटर हो गए, वही मारा जाता। आप हमको तो इतना ऐसी आयरनी देखिए कि इन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने जब वो स्ट्रांग रूम में गए तो उन्होंने कहा कि भाई नेता को Z+ की सुरक्षा मिली होती है, नेता का कुछ नहीं होता है। पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा उन्होंने, तृणमूल के और बीजेपी के लोगों को, कि आप लोग मिलकर रहिए, आप लोग को आपस में क्यों लड़ना है। वो एक चुनाव खत्म होने के बहुत अच्छा मैसेज था। चुनाव खत्म होने के बाद ही, जिस दिन मतदान खत्म हुआ उस दिन भी वो टीएमसी के कार्यालय में चले गए थे, रास्ते में एक छोटा सा ऑफिस था जहां चले गए वो एक मैसेज दे रहे थे कि भाई मिलजुल के रहना है। चुनाव का जो हीट थी, गर्मी थी, वो चली गई और नेता को कुछ नहीं होता है, आम आदमी को होता है। तो इसके पहले भी यही होता था कि आम वोटर को गाँव में उनके घरों पर हमला किया, आग लगा दी, मारपीट की, हत्या कर दी। इतने एक बड़े नेता को, जो मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार है, जिसने कैंपेन को लीड किया है, उसके निजी सहायक को जो इतने बरसों से साथ था, टारगेट करके मारना कोई छोटी बात नहीं है। और जो घुसपैठ वाली बात आपने कही, वो लॉन्ग टर्म की समस्या, अभी की तात्कालिक समस्या तो है। तत्काल भी कानून व्यवस्था बिगड़ने में उसका हाथ होगा। बॉर्डर, जो पोरस बॉर्डर की बात अभी कह रहे थे अमिताभ जी, 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है बंगाल के साथ, पश्चिम बांग्लादेश का, जिसमें कोई 1500-1600 किलोमीटर की फेंसिंग हो गई है। जो 500-600 किलोमीटर का है, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम डिसाइड करेंगे आयुष्मान भारत की योजना और बॉर्डर फेंसिंग जमीन देने के बारे में, वो तत्काल करना चाहिए। और इंटरनल जो पुलिस की व्यवस्था है ना, उसमें भी बहुत सावधानी से काम करना होगा पुलिस को। और अभी 2 महीने के लिए कहा है, आगे भी जरूरत हो तो केंद्रीय बलों को वहां रखना चाहिए। इस घटना के बाद ये तो कहा जा सकता है बीजेपी अपनी सरकार बना भी लेती है, उसके बाद वो इस सिस्टम को कैसे ठीक करेगी, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बंगाल में खून खराबा हो रहा है, सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी का पॉलिटिकल चरित्र भी सामने आ रहा है। बात अब बिहार की होगी। बिहार सरकार आज, यहाँ पर सम्राट विस्तार है, सम्राट सरकार में आज 32 नए मंत्री शपथ लेंगे और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचने वाले हैं। पीएम एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए गांधी मैदान जाएंगे, जहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सम्राट कैबिनेट में शामिल होंगे। निशांत कुमार ने पहले डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया था, लेकिन अब वो सम्राट सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। आज जिन 32 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है, उनमें बीजेपी कोटे से 15 और जेडीयू कोटे से 13 मंत्री शपथ लेंगे। चिराग की पार्टी से 2 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आगे आपको बताएंगे किस किस को फोन आ गया है और किसकी संभावनाएं अब निल हो गई हैं। वो सारे नाम आपके सामने हम एक एक करके रखने जा रहे हैं और चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात रोड शो की और आज के शपथ ग्रहण समारोह की कर लें। एक छोटी सी टिप्पणी अजय जी, वो नाम दिखाने से पहले, कि बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तस्वीर तैयार कर ली है। आज पहले यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, फिर एक दिन के बाद पश्चिम बंगाल में बड़ा कार्यक्रम होगा, अगला हफ्ते तक आते आते फिर असम में कार्यक्रम होगा।
तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी है कि लगातार वो सुर्खियों में छाई रहेगी। बिल्कुल, जो जीत मिली है, बड़ी जीत, एक तो ये तीनों बड़ी जीत है। बिहार में मुख्यमंत्री अपना बीजेपी का बनना, ये भी बड़ी जीत है। उसके बाद बंगाल में मुख्यमंत्री बनना, असम में फिर तीसरी बार जीतना, तो ये जितनी बड़ी उपलब्धि है उतना ही बड़ा इवेंट क्रिएट करना है भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अब चलिए एक एक करके नामों पर भी बात कर लें और सबसे पहले पार्टीज की बात कर ले। किस पार्टी को कितनी तवज्जो, कितनी तरजीह दी जाने वाली है इस कैबिनेट में? खूब लग रहा है वहां पे आवाजें हो रही हैं जहां पर यह कार्यक्रम होना है। और सम्राट चौधरी की आप तस्वीर देख रहे हैं, आज सुबह वो भी पूजा पाठ करते हुए नजर आए थे। अगर नीतीश आप मुझे सुन पाए हो तो मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा देती हूं। देखिए, सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम में ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब निशांत की एंट्री हो सकती है या केवल किसी मंत्रालय के वो मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो ये कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होने जा रहा है, नीतीश? देखिए, अब तस्वीर साफ हो गई है। कल से ही इस बात की चर्चा थी कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन नया चेहरा होगा। अब ये सारी तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने अपना कोटा कहें फुल कर लिया है, क्योंकि 15 मंत्री आज बीजेपी से बन रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी की हैं। 16 सीटें जो है बराबर बांटी गई हैं बीजेपी और जेडीयू में, तो बीजेपी का कोटा पूरा हो गया है। आज 15 मंत्री बन रहे हैं, 13 मंत्री जेडीयू से बन रहे हैं और 2 डिप्टी सीएम पहले ही शपथ ले चुके हैं। तो इस तरह से 15 संख्या हो गई जेडीयू की, यानी 1 सीट यदि जो बच गई वो सिर्फ अब जेडीयू की बच गई है। इसके अलावा घटक दलों में एलजेपीआर के पास 2, हम और आरएलएम के पास 1-1 सीटें हैं। जहां तक निशांत की बात है, निशांत मंत्री बन रहे हैं और जाहिर है उन्हें जो मंत्रालय मिल रहा है उसको लेकर अब चर्चा हो रही है। हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा सकता है, ग्रामीण विकास जैसा अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम जाहिर है अभी विजेंद्र यादव हैं और विजय चौधरी हैं, तुरंत इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यदि विजेंद्र यादव राजनीति से संन्यास लेते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ऐलान किया था, तो उस सूरत में निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही चूंकि निशांत तैयार नहीं हो रहे थे डिप्टी सीएम बनने को, सरकार का हिस्सा बनने को, तो जाहिर है इसके बाद अभी जेडीयू के जो नेता कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे थे, वो चाह रहे थे कि निशांत सत्ता का हिस्सा बने, सरकार का हिस्सा बने, तो उनकी ये मांग पूरी हो गई है। फिलहाल निशांत बतौर मंत्री नजर आएंगे, लेकिन संभव है कि वो बाद में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो रिपीट होने वाले मिनिस्टर्स हैं, वो जो नाम है नीतीश, इनमें वो कौन कौन से नाम हैं जो फिर से रिपीट किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें अधिकतर नाम जो है वो रिपीट ही हो रहे हैं, कुछ नाम जरूर नए हैं। बीजेपी से जो मंत्री बनेंगे उनमें विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से जीते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये वो नाम है जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इससे पहले चूंकि सिवान का इलाका जो बगल का इलाका है वहाँ से मंगल पांडे हुआ करते थे, तो ऐसे में इनके लिए रास्ता मुश्किल हो रहा था। इस बार मंगल पांडे चूंकि मंत्रिमंडल में नहीं है, तो ये वजह है कि मिथिलेश तिवारी को जगह मिल गई है। केदार गुप्ता पहले भी मंत्री रह चुके हैं, रमा निषाद भी पिछली सरकार में मंत्री थी, प्रमोद चंद्रवंशी एमएलसी हैं, इसके अलावा लखेंद्र पासवान भी रह चुके हैं, संजय टाइगर भी मंत्री रह चुके हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ये पहली बार मंत्री बन रहे हैं, रामचंद्र प्रसाद ये भी पहली बार मंत्री बन रहे हैं। और नंद किशोर राम के बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं, ये जनक राम के पीए रह चुके हैं। जनक राम की चर्चा हो रही थी कि मंत्री बनेंगे, उनके नामों पर भी कयास चल रहा था, लेकिन उनकी जगह उनका पीए रह चुका व्यक्ति, उनको राजनीति में लाया हुआ व्यक्ति वो है जनक राम। और नंद किशोर राम अब जो है वो रामनगर की सीट से जीते हैं और वो भी पहली बार जीते और मंत्री बनने जा रहे हैं। जी नीतीश, आप रहे हमारे साथ। तो जो ये पूरी कैबिनेट अमिताभ जी दिखाई दे रही है, उसमें कुछ नए नाम हैं और ज्यादातर पुराने नाम दिखाई दे रहे हैं। जरा नए नामों की लिस्ट भी दर्शकों के सामने रख दें। ग्राफिक्स हमने पूरा तैयार किया हुआ है, मेहनत हमारी टीम ने भी पूरी की है। तो जो नए नाम है उनमें है नंद किशोर राम, इसके अलावा नए नामों में श्वेता गुप्ता
और बुलो मंडल। निशांत कुमार के बारे में तो हम सबसे पहले चर्चा कर ही लेते हैं। नीतीश कुमार के बेटे हैं। एक रिलक्टेंस उनके अंदर था कि वो नहीं आना चाह रहे थे पॉलिटिक्स में आए, फिर वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए। ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो फैमिली कंट्रोल पे ही चलते हैं। कोई भी आप नॉर्थ में नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए और नीचे उठा लीजिए तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी जो है डीएमके। जिस भी रीजनल पार्टी के पास फैमिली कंट्रोल नहीं है, आज उसकी जो फ्यूचर है क्वेश्चन मार्क है। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी कौन है हमें नहीं पता और क्वेश्चन मार्क है पार्टी के ऊपर। AIADMK ये चुनाव में वो हारी है, अगर क्योंकि अभी भी कुछ पता नहीं कि वो सरकार में रहती है, आउटसाइड सपोर्ट करती है, क्या करती है। अगर वो अगले 5 साल तक पावर में नहीं रहती है किसी फॉर्म में, तो क्योंकि EPS का भी कोई सक्सेसर नहीं है, क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी पार्टी। तो इसीलिए JDU जैसी पार्टी जो है उसमें फैमिली कंट्रोल, एक फैमिली का बंदा एट द टॉप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे बाकी लोगों को मैसेज चला जाता है कि नंबर 1 पर सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है। तो जो इन फाइटिंग होती है नंबर 1 बनने के लिए, वो खत्म हो जाती है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ही नंबर 1 रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के परिवार का ही व्यक्ति नंबर 1 रहेगा, शिवसेना में उद्धव ठाकरे अगर जो उनका फैक्शन है वही रहेंगे नंबर 1, है ना। तो इसीलिए निशांत कुमार का, जब वो रिलेक्टेड थे, लेकिन अगर पार्टी को बचाना है और पार्टी की कंटिन्यूटी रखनी है तो नीतीश कुमार के परिवार का व्यक्ति वहां पर होना जरूरी है टॉप पर। इसीलिए निशांत कुमार को वहां पर बनाया गया और रखा गया है। आप सहमत हैं निशांत कुमार, लेकिन वो व्यक्ति हैं, वो नेता हैं जो नंबर 1 वाली पोजीशन के लिए अनुरूप है? तो मुश्किल है। हाँ, जवाब कहते रहे कि ये सब उनका राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं हुआ है कायदे से, और उम्र भी उनकी अब 50 साल की उम्र के व्यक्ति हैं वो, और वो उन राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं रही है। एक बड़ी दिलचस्पी का काम होता है राजनीति में, आपकी निजी दिलचस्पी हो, आप 24 घंटे काम कर सकते हो, आप उस तरह के मैनुपुलेशन में काम करें, तिकड़मे करें, वो सब बहुत जरूरी होता है राजनीति में, खासतौर से बिहार जैसे प्रदेश की राजनीति में जहाँ इतने क्षेत्रीय दल हैं और सबको साधना, इतने फैक्शंस हैं, इतनी जातियाँ। नीतीश कुमार उसको करके चलते थे। अब वो निशांत नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये अभी पता चलेगा हम लोग को जब वो थोड़े दिन, और अभी तो पहली यात्रा निकली है, वो पूर्वी चंपारण से उन्होंने यात्रा शुरू की है, और ये पहला ही अवसर होगा जब वो सरकार में शामिल होंगे। उनके आसपास किस तरह का सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है और बीजेपी कितना कोऑपरेट करती है। अभी एक उनके बनने का एक जो तात्कालिक कारण था, पहले तो नीतीश कुमार ही रिलक्टेंट थे, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि वो आए, उन्होंने पिछली बार रोका था, ये तो तैयारी हो गए थे। नालंदा की कुर्मी पॉलिटिक्स में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया था कि श्रवण कुमार अगर बन जाते हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, अगर वो मंत्री बन जाते हैं और निशांत नहीं बनेंगे तो एक नया पावर सेंटर डेवलप होगा। श्रवण कुमार का 9 बार के विधायक हैं, लगातार मंत्री रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, जो अमनौर छपरा के MLA हैं और कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी चेतना रैली उन्होंने की थी चुनाव के ठीक पहले गांधी मैदान में। तो बीजेपी एक कुर्मी लीडर आगे करेगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सद्भाव दिखा रही है, उसने कृष्ण कुमार मंटू या अवधेश कुमार, जिन 2 लोगों के नाम चल रहे थे जो ठीक ठाक चैलेंजर एक कुर्मी लीडर बन सकते थे, उनको आगे नहीं किया है। तो ये बीजेपी के सद्भाव पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति कैसे आगे चलती है और उनकी पार्टी भी कैसे आगे चलती है। ये बहुत कुछ बीजेपी के ऊपर निर्भर करेगा। आप कुछ ऐड कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि JDU जो है वो बनी कैसे थी? पहले समता पार्टी, यानी नीतीश कुमार आई थिंक उस वक्त तो जनता दल ही था, उससे टूटे थे, और शरद यादव की पार्टी JDU, वो भी जनता दल से ही टूट करके उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, और इन दोनों पार्टीज का मर्जर हुआ था। तो आज JDU में जो है, हिस्टोरिकली वो किस पार्टी में था? ओरिजिनल जनता दल, जनता पार्टी हो सकता है, या लोकदल, इन टाइप की पार्टीज में होंगे। तो अगर JDU का अस्तित्व बनाए रखना है, इसीलिए एक फैमिली कंट्रोल एट द टॉप जरूरी है, नहीं तो अलग अलग फैक्शनों में बढ़ जाएगी। लल्लन सिंह का अलग फैक्शन, संजय कुमार का, संजय झा का अलग फैक्शन, अलग अलग फैक्शन में बढ़ जाएगी पार्टी, क्योंकि वो बाकी सब लोग बराबर के लीडर हैं। नीतीश कुमार से सब नीचे हैं। अब निशांत कुमार वो ऑरा कैरी नहीं करते हैं, आज के डेट में नहीं करते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इसीलिए पार्टी में उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि वो उसको कैसे मनोवर करते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो JDU जो है वो कोई और व्यक्ति नहीं चला पाएगा,
ये भी जान लीजिए। चलाएंगे तो नीतीश कुमार ही चला सकते हैं पार्टी, नहीं तो पार्टी डिसइंटीग्रेट होके, क्योंकि ये लोग ही आए हैं जनता दल से या भाजपा से, धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो सकता है। बाकी जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं उनमें अशोक चौधरी हैं, जेडीयू कोटे से लेफी सिंह है, राजपूत समाज से आती हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। श्रेयसी सिंह की हम बात कर लेते हैं, जरा उनका भी बायो एक बार हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं। अजीत जी, श्रेयसी सिंह बहुत देर तक ये चलता रहा कि वो मंत्रिमंडल में होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही हैं, उन तक फोन पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखिए, वो हम लोग को दो बीजेपी के कोटे से दो राजपूत मंत्री थे, एक श्रेयसी सिंह थी और एक संजय सिंह टाइगर थे। एक भागलपुर का इलाका बांका का, दूसरा शाहबाद का इलाका, दोनों दो अलग अलग इलाकों से थे। दोनों अच्छे नेता थे। संजय टाइगर तो बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं, जीतते हारते रहे हैं। तो ये लग रहा था कि ये दोनों रिपीट होंगे, राजपूत कोटे से कोई नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और श्रेयसी के इर्द गिर्द एक ऑरा जो बना, उनके इर्द गिर्द की एक महिला है, यंग हैं और इंथुजियास्टिक है, आउटरीच करके अपना काम करने का उनका एक तरीका है। दिग्विजय सिंह की बेटी हैं जो बिहार के सबसे अच्छे नेताओं में गिने गए और नीतीश कुमार को चैलेंज करके जो थोड़े से नेता सफल हुए उसमें एक दिग्विजय सिंह थे। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए छोड़ा उन्होंने राज्यसभा और बांका से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़के वो जीते नीतीश कुमार के विरोध के बाद भी। तो कम ही नेता नीतीश कुमार को चैलेंज करके पिछले 20 साल में बिहार में सफल हुए, उसमें दिग्विजय सिंह थे जिनकी बेटी हैं ये। इनकी मां पुतुल कुमारी भी एमपी थी वहां से, बांका से ही। तो एक इन्होंने अपना पहली बार जब ये मंत्री बनी और इनको खेल कूद और दूसरे जो मंत्रालय मिले उसमें इन्होंने अच्छा काम किया। मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है श्रेयसी सिंह को भी और संजय टाइगर को भी। मतलब उस मामले में राजपूत कोटे में विनय सिंह का नाम चल रहा था जो सोनपुर के विधायक हैं, लेकिन उस मामले में बीजेपी ने कोई प्रयोग नहीं किया है। वहां उन्होंने उन दोनों को रिपीट किया है। अभी जो हम लोग लिस्ट देख रहे हैं और यही लिस्ट फाइनल भी है। जी नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करने जा रहे हैं, तो रोड शो कितनी देर में शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हम आपसे जानेंगे। आगे भी लगातार 11 बजे से आप इंडिया टीवी देखते रहिएगा, क्योंकि आज पूरा बिहार पर हमारा फोकस होगा, वहां की तस्वीरें आपके सामने हम रखते रहेंगे। अगर हम जाति के आधार पर भी इस पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो क्या एक बैलेंस मंत्रिमंडल दिखाई देता है अमिताभ जी? हाँ, क्योंकि देखिए फोकस जो है वो कंटिन्यूटी पे है। तो सम्राट चौधरी अगर टॉप पर हैं तो कंटिन्यूटी पे फोकस है और बहुत सारे मंत्री तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है, फ्रेश फेसेस को भी दिया जा रहा है, ताकि बैगेज जो है, एक्सेस बैगेज पुराना जो है वो ना रहे। देखिए, बीजेपी और जेडीयू का वहां पर सोशल बेस क्या है? बीजेपी और जेडीयू का, बीजेपी वहां पर अपर कास्ट और एमबीसीज ओबीसीज का एक वोट बैंक है उसका, और जेडीयू का है लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समाज और लोअर एमबीसी ओबीसीज का उनका एक वोट बेस है। लार्जली इसी सोशल इंजीनियरिंग को केटर करते हुए जो आपको सारे नाम जो हैं वो दिखाई देंगे, इसी प्रोपोर्शन में मंत्रालय रहेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिलीशन जो है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ही आएगा टाइम। तो मंगल पांडे का जिनका भी जिक्र किया उन्होंने, उन्हें फोन नहीं आया। मंगल पांडे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड नाम था मंगल पांडे का कि वो मंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे वो भारतीय जनता पार्टी के, और इतनी बड़ी जीत मिली है। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी वो प्रभारी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, और ये लग रहा था कि बंगाल जीत के बाद मंगल पांडे को इनाम मिलेगा। लेकिन अब बंगाल जीत करके आए हैं और मंगल पांडे मंत्री नहीं बन रहे हैं। उनकी जगह उन्हीं के इलाके से आने वाले मिथिलेश तिवारी बन रहे हैं। मिथिलेश तिवारी बक्सर में जाके लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, वहां हार गए थे, फिर वापस अपने बैकुंठ पर लौटे और वहां से जीते हैं जहां से पहले हारे थे। तो मिथिलेश तिवारी उनकी जगह बन रहे हैं। एक तो वो इंपॉर्टेंट डिलीशन है मंगल पांडे का, जिसको ध्यान रखना होगा, जिस पर आगे और चर्चा होगी। और इंपॉर्टेंट इंक्लूजन नीतीश मिश्रा का है, जिनको पिछली बार ड्रॉप कर दिया गया था। ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, तो इनको इंक्लूड करना, मंगल पांडे को डिलीट, मतलब मंगल पांडे को नहीं करना। मंगल पांडे को आप किसी और राज्य में जिम्मेदारी देकर भेजने की तैयारी है बीजेपी की? में तो काम करेंगे बीजेपी, हो सकता है संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, हो सकता है नितिन नवीन की टीम में और बड़ी जिम्मेदारी मिले, जनरल सेक्रेटरी बने, कुछ अच्छा हो उनके साथ। लेकिन देखिए, हर नेता की एक इच्छा होती है कि आप सरकार में रहें, तो सरकार में अब नहीं रह रहे हैं वो, ये एक इंपॉर्टेंट डिलीशन है। अब दमदार 10 में बात होगी तमिलनाडु की भी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल है। अब से थोड़ी देर में टीवी के चीफ विजय राज्यपाल से मिलने वाले हैं। 2 दिन में विजय के राज्यपाल से ये दूसरी मुलाकात होगी। कल ही विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय अभी मैजिक नंबर 118 से दूर हैं और इसी के चलते आज होने वाली विजय की शपथ टल गई। तमिलनाडु की जहां विजय की शपथ पर फिलहाल ब्रेक लगा है, टीवी के सुपरस्टार विजय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे।
और विजय अभी मैजिक नंबर से भी दूर हैं। विजय के पास अभी 112 विधायकों का सपोर्ट है, यानी कि मैजिक नंबर 118 से अभी भी 6 कदम दूर है, इसलिए विजय के पास बहुमत नहीं है। वहीं आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरलम जा रहे हैं। टीवी के बहुमत के आंकड़े के लिए वीसीके, पीएमके और लेफ्ट पार्टियों के संपर्क में है और उनसे बातचीत जारी है। वहीं एआईएडीएमके को पार्टी टूटने का डर सता रहा है, इसलिए सभी विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। एआईएडीएमके के विधायक टीवीके को समर्थन के पक्ष में हैं, लेकिन कल ही एआईएडीएमके की तरफ से टीवीके को सपोर्ट न करने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया। आज डीएमके ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है, इसमें एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के नंबर गेम की बात करें तो विधानसभा में कुल 234 सीट है और इसमें बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय के 108 विधायक जीते हैं, लेकिन विजय 2 सीट जीते हैं। ऐसे में 1 सीट से तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऐसे में टीवीके के पास 107 विधायक बचते हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों का सपोर्ट टीवीके के पास है, तो कुल संख्या हो गई 112 की। बात करें डीएमके कैंप की तो डीएमके के 59 विधायकों के साथ उनके पास कुल 73 विधायक है। वहीं एनडीए कैंप में एआईएडीएमके के 47 विधायक के पास टोटल 53 विधायक हैं। राघवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सब सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, फिर भी सरकार है कि बन नहीं पा रही। शपथ ग्रहण समारोह आज का टल गया, तो अब विजय करना क्या चाह रहे हैं, किससे सपोर्ट जुटाना चाह रहे हैं? देखिए, कल जब विजय ने स्टेक क्लेम किया था तब गवर्नर साहब ने उनसे ये कह दिया कि वो नंबर्स के साथ दोबारा अप्रोच करें। उसके बाद अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो लोक भवन के अंदर जा चुके हैं। तो अब एक बड़ा डेवलपमेंट इस लिहाज से लग रहा है कि राघवन से हमारा संपर्क टूट गया। ज्यादा विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ वो पहुंचते हैं तो उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा, वो तुरंत उन्हें शपथ दिला देंगे। और आज सुबह ऐसा हमें बताया गया, सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि विजय ने खुद गवर्नर को कॉल किया और कहा कि वो मुलाकात करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या वो नंबर्स उन्होंने जुटा लिए हैं, ये एक बड़ा सस्पेंस है। एक तरफ वीसीके, जैसा आपने बताया, पीएमके और वाम दलों के साथ ये उनकी बातचीत चल रही है। खुद जो तिरुमावलवन है, जो वीसीके के चीफ हैं, उन्होंने कहा है क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इसलिए गवर्नर को उनको अलाउ करना चाहिए कि वो एक बार शपथ ले लें, उसके बाद वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत साबित कर देंगे। दूसरी बात जो आपने बहुत अहम कही वो ये कि बहुत बड़ा धड़ा एआईडीएमके का एक ऐसा है जो विजय को सपोर्ट करना चाहता है और यही धड़ा फिलहाल पुडुचेरी में एक रिसोर्ट में है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 28 एमएलए वहां पर है। तो क्या वो 28 एमएलए जो हैं वो विजय को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या वो एआईडीएमके को तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? ये सारे कयास इस जानकारी का। तो एक बात तो, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी क्विक कमेंट ले लेती हूँ कि अगर मजबूती के लिए देखें तो अगर 28 विधायक भी आकर सीधा एक मुश्त जुड़ जाते हैं तो फिर सरकार सुरक्षित है, फिर कोई स्थिर चिंता सरकार नहीं। बनेगी, स्थिर सरकार बनेगी। सरकार में फिर खरीद फरोख्त की संभावना कम हो जाती है, स्थिरता रहती है सरकार में, और जो मुख्यमंत्री बना उसको डिसीजन लेने में भी आसानी रहती है। अब यहाँ एक समस्या ये आ गई है जो हम हम समझ जो हमारी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आपको बहुमत परीक्षण करना है। बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं होता है। ये एसआर बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है। इसलिए जब गवर्नर साहब ने कल उनसे मांगा कि आप हमको बहुमत दिखाइए तो बड़ी हैरानी की बात थी कि आप बहुमत कैसे, आप उनको उन्होंने एक लिस्ट दी है, आप उनको मौका दीजिए कि विधानसभा में साबित करें। विवेकाधिकार पर राज्यपाल के पास एक विवेक है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनको भरोसा हो कि ये बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन राज्यपाल को या किसी को भी व्यक्ति को भी इस देश में लोकतंत्र में जनभावना का ध्यान रखना चाहिए। जीरो से जो पार्टी 108 पहुंची है वो सरकार बनाना डिजर्व करती है कि 159 से जो पार्टी 59 आई है, 75 से जो 47 आई है वो डिजर्व करती है। नहीं तो बवाल हो जाएगा सर, बनेगी तो विजय की ही सरकार। बिल्कुल। बात इसमें यह है कि जो एसआर बोम्बई केस है, जहां तक मुझे समझ है, वो प्री पोल अलायंस की बात करता है जी। यहाँ पर पोस्ट पोल अलायंस है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो 118 नंबर की आवश्यकता है वो नंबर लेकर के विजय गए नहीं उनके पास। उनके पास कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है? जो प्री पोल अलायंस में किसी और पार्टी के साथ थी। तो अभी भी 6 का उनका आंकड़ा बचा हुआ है। तीसरी बात है कि गवर्नर को अपना विवेक भी यूज करना है कि एक स्थिर सरकार हो जो 5 साल चले। ऐसी सरकार ना वो अपॉइंट करे कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही डिसमिस हो जाए या 1-1.5-2 साल के अंदर हो जाए। तो स्टेबिलिटी कोशेंट, क्योंकि एंटी डीएमके वोट है, ये तो क्लियर है।
अब वो एंटी डीएमके वोट टीवीके को भी पूरा नहीं मिला है और एडीएमके को भी पूरा नहीं मिला है। एडीएमके की भी वोट, एंटी एडीएमके वोट उतना नहीं है क्योंकि 75 से 53 आए हैं। 47 आ गई। नहीं 47 कैसे, 53 अलायंस तो 53 आई है, तो 20 सीटें उसकी कम हुई है। एंटी एडीएमके भी वोट है, एंटी डीएमके भी वोट है। और ये जो प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस की बात नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजोरिटी प्रूव करना है। सर मैं तो ये कह रही हूँ कि विजय इतने लोकप्रिय हैं, 0 से 100 मतलब यहाँ पर आकर खड़े हो गए, 6 कदम दूर है बहुमत के लिए, सबका सपोर्ट भी लेने के लिए तैयार है। तो कुछ तो उनके पास अब पेपर वर्क हो गया है, इसलिए उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। देखना यह है कि किन किन के सपोर्ट के साथ वो सरकार बनाएंगे और राज्यपाल से उनकी आज की मुलाकात के बाद जो भी खबर आएगी आप देखेंगे इंडिया टीवी पर लगातार। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।